चलो, तो ये अपन ने जो आपका बैक्टीरियो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फाइकोइरिथ्रोबिलिन एंड कैरोटीनॉइड्स, ये अलग अलग जो आपके पिगमेंट्स है इसको अपन ने देखा। ठीक है, ये अभी आपके सारे क्या करेंगे, मिलके लाइट का एब्जॉर्प्शन करेंगे। अब बैक्टीरियो क्लोरोफिल बैक्टीरिया में रहेगा आपका, क्लोरोफिल ए एंड बी आपका प्लांट में रहेगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको मिलेगा कैरोटीनॉइड और फाइकोइरिथ्रोबिलिन। ठीक है, अब देखो कि अपन ने स्टेप 1 क्या बोला था, स्टेप 1 बोला था अपन ने लाइट एब्जॉर्प्शन। तो लाइट एब्जॉर्प्शन कौन करते हैं, ये पिगमेंट्स करते हैं। ये पिगमेंट्स अब कौन से वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन शो करेंगे वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट पिगमेंट की, दैट इज बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ठीक है, तो फर्स्ट जो है ये आपका बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए है। ठीक है, जो यूवी लाइट एंड फार रेड रीजन में एब्जॉर्प्शन शो करता है। तो ये आपका यूवी लाइट एंड फार रेड रीजन में एब्जॉर्प्शन शो करेगा। ठीक है ना, तो ये आपका पहला बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए जो एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है यूवी रीजन एंड देन फार रेड रीजन। ठीक है, तो अगर ये आप ग्राफ अगर निकालते हो, ये 400 है, ये 500, ये 600 और ये आपका 700, जहां पे विजिबल रेंज खत्म हो जाती। तो 400 टू 700 के बीच में आपका विजिबल रेंज है। ये सबसे लास्ट वाला रेड लाइट होता है और इसके बाद में अब आपका फार रेड रीजन है। ठीक है, और इसके पहले अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा यूवी रीजन। चलो, ये क्लियर है क्या सबका? ये ठीक है यहाँ हाँ तक? सर। हाँ, हाँ हाँ। उसके बाद में नेक्स्ट बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए जो है, इसका अगर आप ग्राफ देखोगे तो बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए जो है ये 400 के पहले एब्जॉर्प्शन शो करता, मतलब यूवी रीजन। तो इसका ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, 400 और उसके बाद 700 के बाद में। ठीक है, अगर हम दूसरा क्लोरोफिल ए की अगर हम बात करते तो सेकेंड है आपके पास में क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल ए जो है ये आपका ब्लू रीजन और रेड रीजन में एब्जॉर्प्शन शो करता है। ठीक है, तो इसका अगर आप ग्राफ देखोगे तो इसका ग्राफ आपका 400 के बाद में स्टार्ट होता है और 700 जो है इस पे खत्म हो जाएगा। तो ये आपका क्लोरोफिल ए का ग्राफ है जो ब्लू एंड रेड रीजन में आपको पीक दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड थर्ड ग्राफ है आपके क्लोरोफिल बी का, और ये आपको ब्लू रीजन एंड रेड रीजन में दिखाई देता है। ठीक है, बट किसके बाद में, ये आपका क्लोरोफिल ए के बाद में आपको पीक निकालना स्टार्ट करना है और रेड रीजन में उसके पहले ही पीक खत्म करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका एब्जॉर्प्शन ब्लू रीजन में क्लोरोफिल ए से भी ज्यादा है और उसके बाद में रेड रीजन में क्लोरोफिल ए से कम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अंदर की तरफ जो अंदर का जो ओपन एरिया है यहाँ पे आपको क्लोरोफिल बी का ग्राफ निकालना है। ठीक है, तो ब्लू रीजन से आगे थोड़ा ये एब्जॉर्प्शन शो करेगा और रेड रीजन के थोड़ा पहले ये एब्जॉर्प्शन शो करेगा। तो ये थर्ड ग्राफ हो गया रेड वाला, किसका, क्लोरोफिल बी का। यहां तक किसी को डिफिकल्टी है क्या? और नहीं सबसे सर।
लास्ट में दो बचे हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ वाला अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये बीटा कैरोटीन शो करता है 400 एंड 500 के बीच में। तो ये आपका बीटा कैरोटीन का है, जो आपका 400 टू 500 नैनोमीटर के बीच में एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो ग्राफ है वो आपको 500 एंड 600 के बीच में यहाँ पे आपको दिख रहा है। और ये ग्राफ जो है ये है आपका फाइको इरिथ्रोबिलिन का। इसका तो आपको इजीली याद रह जाएगा, अल्फाबेटिकली बीटा पहले आता है तो वो 400 टू 500 के बीच, और फाइको इरिथ्रोबिलिन 500 टू 600 के बीच। सिर्फ आपको याद रखना है किसका, बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए, उसके बाद क्लोरोफिल ए एंड बी का। याद रहेगा क्या ये? हाँ सर। ठीक है, तो ये ऐसा ग्राफिकल अगर क्वेश्चन आया तो इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको एक बार इसको दिमाग में बिठाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करते एनर्जी ट्रांजैक्शन की। ठीक है, तो स्टेप 2 किसका, लाइट डिपेंडेंट फेज का स्टेप 2 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो स्टेप 2 जो है ये क्या है आपका, एनर्जी ट्रांजैक्शन। एनर्जी ट्रांजैक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब एनर्जी हमें पास करनी है, आगे की तरफ ट्रांसफर करनी है। बट ये कौन से फॉर्म में कर सकते हैं अपन, तो जो लाइट एनर्जी है इसको एब्जॉर्ब कौन करता है, कौन एब्जॉर्ब करेगा, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। या फिर अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल एंड अदर लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट जो आपके किस में प्रेजेंट होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। अब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है ये लाइट एनर्जी को ट्रांसड्यूस करेगा डिफरेंट फॉर्म में। ठीक है, तो ये इसको आगे की तरफ ट्रांसड्यूस करता है। तो इसकी डिफरेंट रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी। पहला, हम क्या बोलते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है ना तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो इट इज जंप टू द एक्साइटेड स्टेट। ठीक है क्या, तो लाइट एनर्जी को अगर आप एब्जॉर्ब करते हो तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, तो अपन बोलते हैं ग्राउंड स्टेट से अपन एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं। बराबर, एक्साइटेड स्टेट से वापस आप ग्राउंड स्टेट पे आ सकते हो। कैसे, कैसे ग्राउंड स्टेट पे वापस आ सकते हैं अपन? आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। अपन क्या बोलते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो एक्साइट हो जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है ना। इलेक्ट्रॉन अपना ग्राउंड स्टेट पे रहता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और फिर वो एक्साइट हो जाता है, मतलब हायर ऑर्बिट में वो शिफ्ट होता है, तो उसको अपन बोलते हैं एक्साइटेशन। तो मुझे सिर्फ इतना ही बात बताओ कि अगर हमें एक्साइटेड स्टेट में चले गए तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे कैसे वापस आएगा? इमिटिंग लाइट या फिर हीट इमिट कर, मतलब उसको जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी जिसकी वजह से उसका एनर्जी लेवल बढ़ गया था, अब वो एनर्जी को उसको रिलीज भी करना पड़ेगा ना। तो जब तक वो एनर्जी को रिलीज नहीं करता तब तक
वो ग्राउंड स्टेट पे वापस नहीं आएगा, तो ये एनर्जी को रिलीज करेगा, तब ये ग्राउंड स्टेट पे आएगा। अब एनर्जी जो है ये अलग अलग तरीके से रिलीज की जाती, ठीक है। कैसे? आप कोई भी दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर कर दो तो उसका एनर्जी उसके पास चला जाएगा। आपने जो लाइट फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो लाइट फॉर्म में ही इमिट कर दो तो भी एनर्जी आपका रिलीज हो जाएगा। आपने जो लाइट फॉर्म का एनर्जी एब्जॉर्ब किया था उसको आप हीट के फॉर्म में रिलीज कर दो तो भी एनर्जी आपका कम हो जाएगा, ठीक है। आपके पास में जो एनर्जी है वो कोई तो भी ऐसे केमिकल्स को या कोई मॉलिक्यूल्स को आप दे दो तो वो आपका दूसरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग आपके पास में क्या होते हैं, रिएक्शंस होते हैं। तो एनर्जी आपको क्या करना है, अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डिफरेंट रिएक्शन से इसके पहला आप उसको लाइट के फॉर्म में इमिट कर सकते हो, दूसरा आप हीट के फॉर्म में उसको रिलीज कर सकते हो, ठीक है। आप केमिकल रिएक्शन भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप एनर्जी ट्रांसफर करने का काम करते हो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है क्या यहां तक? ये चार अलग अलग रिएक्शन है जो क्लोरोफिल कर सकता है। जैसे अपन क्या बोलते हैं, पहला, कोई भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, बराबर। एक्साइटेड स्टेट से उसको ग्राउंड स्टेट पे वापस आना है, तो ग्राउंड स्टेट पे अगर उसको वापस आना है तो उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, और वो एनर्जी रिलीज करने के लिए वो डिफरेंट मैकेनिज्म को यूज करता है। वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो लाइट को ही इमिट कर देगा, ठीक है, या फिर हीट को रिलीज कर देगा, या फिर कोई तो भी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होगा, जैसे ऑक्सीजन। अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो सुपर ऑक्साइड मॉलिक्यूल बन जाता है ना। और अगर आपका जो लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल है ये अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो वो सुपर ऑक्साइड मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है, या फिर वो अपने एनर्जी को ट्रांसफर करेगा नेक्स्ट मॉलिक्यूल को, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो अगर इलेक्ट्रॉन को अगर ये डोनेट करता है तो भी वो आपका ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अभी ये सारे रिएक्शन जो है ना ये आपने कहीं ना कहीं पे पढ़े हैं, यहां तक ठीक है क्या? हेलो, हाँ हाँ सर। अच्छा, इसमें से किसी को कुछ डिफिकल्टी है चार में? चार जो रिएक्शन है इसमें किसी को डिफिकल्टी है क्या? नहीं सर। पक्का? हाँ नहीं है। चलो, तो हम पढ़ रहे एनर्जी ट्रांजैक्शन, जिसमें वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म, और उसको फिर अपन क्या करेंगे, दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अब देखो, एनर्जी आपका जो है, जैसे लाइट एनर्जी हम यूज कर रहे हैं इन फोटोसिंथेसिस, तो लाइट डिपेंडेंट फेज में हमने सबसे पहले जो भी आपके पास लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स थे वो लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट को यूज किया, ठीक है। लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट को यूज किया किसके लिए? लाइट एब्जॉर्प्शन के लिए। लाइट एब्जॉर्ब भी किया उन्होंने, बट हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो मेन लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है वो होता है क्लोरोफिल, बराबर। और क्लोरोफिल की अगर अपन बात करते तो क्लोरोफिल आपका दो रीजन में एब्जॉर्प्शन शो करता है। एक
ये आपका रेड रीजन के लाइट को भी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और दूसरा ये आपके ब्लू रीजन के लाइट को भी एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका जो पीक है ये अपन ने दो रीजन पे पढ़ा, ब्लू एंड रेड, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ सर। पढ़ा, बराबर। तो ब्लू रीजन पे भी ये एब्जॉर्प्शन दिखा रहा था और रेड रीजन पे भी एब्जॉर्प्शन दिखा रहा था। बट मोस्ट इफिशिएंटली फोटोसिंथेसिस आपका कौन से वेवलेंथ के ऊपर होता है? अगर ये आपको क्वेश्चन पूछा गया कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल तो ब्लू रीजन पे भी एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है और रेड रीजन पे भी एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, मतलब ब्लू लाइट भी दिया आपने तो भी वो फोटोसिंथेसिस करेगा, रेड लाइट दिया तो भी फोटोसिंथेसिस करेगा। आगे जैसे जैसे आप प्लांट फिजियोलॉजी में जाओगे वैसे वैसे रेड लाइट जो है इसका ही आपको हर एक जगह पे एक्सपेरिमेंट दिखाई देता है। रेड के साथ में एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाता है, ब्लू के साथ में क्यों नहीं किया जाता? तो उसके भी आंसर आपको तब मिलेंगे जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि आपका रेड लाइट और ब्लू लाइट दोनों रीजन पे आपका क्लोरोफिल जो है ये एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, फिर भी हम क्या बोल रहे हैं कि रेड रीजन पे ही आपका प्लांट जो है ये मोस्ट इफिशिएंटली फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट कर सकता है, ठीक है। अपन बोलते हैं ना कि एक छोटा बच्चा है वो चॉकलेट खा सकता है, बट कौन सा चॉकलेट खा सकता है? उसको आप पर्क भी देते हो, उसको आप कैडबरी भी देते हो, अगर आप उसको पर्क दोगे तो पर्क खाएगा, उसको आप कैडबरी दोगे तो आप कैडबरी खाएगा, बराबर। बट उसको आपने दोनों एक साथ दिया और उसको बोला कोई भी एक चूज करना है, तो कौन सा चूज करेगा? उसको जो चॉकलेट पसंद रहेगा। जैसे उसको पसंद रहेगा कैडबरी तो वो कैडबरी को सिलेक्ट करेगा। तो वैसे ही प्लांट का है, हम जब विजिबल लाइट प्रोवाइड करते हैं तो विजिबल लाइट में आपका ब्लू लाइट भी मिल रहा है और रेड लाइट भी मिल रहा है, बट प्लांट जो है ये सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कौन से लाइट को करता है, ब्लू लाइट को या रेड लाइट को? ये ऐसा तो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि विजिबल लाइट में सारे लाइट्स होती है और वहां पे कौन सा लाइट सिलेक्ट हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है ये आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। बट अगर आपने इंडिविजुअली अगर ब्लू लाइट को अलग और रेड लाइट को अलग अगर प्रोवाइड किया तो उसने उस लाइट के ऊपर कितना फोटोसिंथेसिस किया है ये अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो कि आपका जो प्लांट है ये मोस्ट इफिशिएंटली रेड लाइट के ऊपर ही फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों? रेड लाइट के ऊपर ही आप फोटोसिंथेसिस क्यों कर रहे हो? तो ये अगर आप ग्राफ देखोगे तो कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? नहीं। नहीं, वेरी गुड। अब देखो नहीं। वाई एक्सिस जो है ना, वाई एक्सिस के ऊपर आपको क्या दिख रहा है? एनर्जी दिखा क्या? एनर्जी। हाँ सर। तो सबसे पहले कोई भी ग्राफ को अगर आपको पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ता है? एक्स और वाई एक्सिस को देखना पड़ता है, ठीक है। इसके ऊपर आपको दिया है एनर्जी, ठीक है। अब ग्राफ आपका जितना ऊपर जाएगा उतना एनर्जी आपकी बढ़ती जाएगी, बराबर। ग्राफ जितना नीचे आएगा उतना एनर्जी आपकी घटती जाएगी। लोवेस्ट एनर्जी होती है आपकी ग्राउंड स्टेट के ऊपर, ठीक है। तो जो ग्राउंड स्टेट होता है इसके ऊपर सबसे कम एनर्जी होती है, इसलिए वो स्टेबल होता है वहां पे। बट अगर एनर्जी आपने बढ़ा दी तो वो आपका कौन से स्टेट पे चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा। क्लियर है क्या ये? हाँ सर। अब देखो हमने क्या किया, जो बैक्टीरियल क्लोरोफिल था उसने ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब किया,
ब्लू लाइट की एनर्जी ज्यादा होती है कि रेड लाइट की एनर्जी ज्यादा होती है? ब्लू लाइट की एनर्जी ज्यादा। हाँ, क्योंकि अपन कैसे बोलते हैं कि विब्ग्योर अगर आप पढ़ोगे तो वॉयलेट से जब रेड की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ ऑफ लाइट बढ़ते जाता है, और वेवलेंथ जितना बढ़ते जाएगा तो आपका एनर्जी घटता जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, बराबर। मतलब आप जब ब्लू की तरफ आओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, बट वेवलेंथ आपका घट जाएगा, ये सबको पता है। ब्लू से रेड की तरफ जाओगे, ठीक है, तो वेवलेंथ आपका बढ़ेगा, बट जब आप रेड से ब्लू की तरफ जाओगे तो एनर्जी आपकी बढ़ेगी। तो रेड से जब ब्लू की तरफ जा रहे हैं तब एनर्जी आपकी बढ़ रही, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, ब्लू से जब रेड की तरफ जाएंगे तो आपका एनर्जी घट जाएगा, ठीक है। और आप जब रेड से ब्लू की तरफ जाओगे तो एनर्जी तो बढ़ेगी, बट वेवलेंथ ऑफ लाइट घट जाएगा। चलो, ये क्लियर हो गया सबको अभी? हाँ सर। तो मुझे एक बात बताओ कि क्लोरोफिल ने अगर ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब किया तो एनर्जी ज्यादा रहेगी उसके पास में एक्साइटेड स्टेट में कि कम रहेगी? सपोज ब्लू लाइट दिया अपन ने क्लोरोफिल को, उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ये तो पक्का है। रेड लाइट दिया आपने तो भी एनर्जी एब्जॉर्ब किया उसने और एक्साइटेड स्टेट में गया, है ना। तो ये दोनों जगह पे, रेड हो या ब्लू हो, दोनों जगह पे एक्साइटेड स्टेट में तो जाएगा, बट एनर्जी कौन से लाइट के पास में ज्यादा है? ब्लू लाइट के पास में। तो ब्लू लाइट के पास में एनर्जी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड स्टेट कौन प्रोवाइड करेगा? ब्लू लाइट। ब्लू लाइट। बराबर है क्या? अरे हाँ ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, ये दूसरा एक्साइटेड स्टेट है। जैसे अपन बोलते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको आप एनर्जी प्रोवाइड करो। एक मिनट, हाँ। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन है आपका, और ये इलेक्ट्रॉन जब लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये आपका जंप होगा इस ऑर्बिट में। अब इस ऑर्बिट में कब ये जंप होगा? जब हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी उस ऑर्बिट के बराबर हो गया, मतलब ये अगर आपका E1 है तो ये E2 है, और ये E2 अगर है तो अपन बोलेंगे एनर्जी अगर E2 के बराबर हो गया तो वो वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। बट आपने एनर्जी इसको और ज्यादा दिया तो ये जंप हो जाएगा नेक्स्ट ऑर्बिट में, मतलब कहाँ पे? E3 पे। क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। तो हमारा जो लाइट है, ठीक है, ये लाइट हमारे पास में दो है, एक है हाई एनर्जी लाइट और एक है लो एनर्जी लाइट। हाई एनर्जी लाइट मतलब ब्लू लाइट, और ब्लू लाइट के केस में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुंच गया? ऊपर वाले ऑर्बिट में। और हमारे पास में दूसरा लाइट है, कौन सा लाइट है? रेड लाइट। रेड लाइट का एनर्जी कम होता है कि रेड लाइट ज्यादा होता है? कम होता है। कम होता है, मतलब ये कहाँ पे पहुंच जाएगा? यहाँ पे। E2। क्लियर है अभी? हाँ सर। अब देखो कि यहाँ पे क्या बताया कि अगर आपको ब्लू लाइट आपने एब्जॉर्ब किया तो ये हायर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेड लाइट अगर आपने प्रोवाइड किया तो ये आपका लोअर ऑर्बिट पे पहुंच, मतलब E3 के पहले वाला जो है E2 उसके ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये लोअर एक्साइटेड स्टेट है, और ब्लू वाला जहां पे पहुंचा है वो हायर एक्साइटेड स्टेट है। तो यहाँ पे दिया है, देखो, रेड एंड ब्लू बॉक्सेस जो है इसको इंडिकेट किया है, हायर एक्साइटेड स्टेट, लोअर एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है क्या? क्लियर है? हाँ सर। अब देखो कि हमें अगर फिर से ग्राउंड स्टेट पे अगर आना है, ठीक है,
ग्राउंड स्टेट पे अगर आना है तो आप ग्राउंड स्टेट पे दोनों जगह से आ सकते हो, बट आपको एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा, ये तो सबको पता है। अगर आपको कहाँ पे वापस आना है, ग्राउंड स्टेट पे, तो आपको करना पड़ेगा E3 माइनस E1, उतना एनर्जी आपको रिलीज करना पड़ेगा। आपको E2 से E1 पे आना है तो आपको E2 माइनस E1 करना पड़ेगा, तो आप वहां पे E1 के ऊपर वापस आ सकते हो। तो अपन ने ये भी पढ़ा था कि डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है, और ये होता है आपके लाइट के बराबर। HV पढ़ा था अपन ने, इसको हाँ पढ़ा था सर। कि नहीं पढ़ा था? तो E2 माइनस E1 आप Yes. करोगे तो ये आपका लाइट को इमिट करेगा, बराबर, ठीक है। बट डायरेक्टली ये आपका E3 से E1 पे वापस नहीं आ सकता। तो इसको अगर ग्राउंड स्टेट पे आना है तो उसके लिए इसको एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। और लाइट को अगर ये इमिट करता है फ्रॉम द E2 स्टेट, तो ये आपका ग्राउंड स्टेट पे वापस आ सकता है। कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ इतना बता दो इतना समझ में आया क्या। अगर इसको E2 से E1 पे मतलब ग्राउंड स्टेट पे वापस आना है तो ये लाइट को इमिट कर देगा। लाइट इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये एनर्जी को रिलीज करेगा, तभी ये आपका E1 पे वापस आएगा। इतना समझ में आया क्या? हाँ सर। बट इसको अगर E3 से E1 पे वापस आना है तो ये डायरेक्ट जंप नहीं कर सकता, उतना अमाउंट में ये लाइट को ही इमिट नहीं कर सकता। इसलिए इसको क्या करना पड़ता है, इसको पहले वापस आना पड़ता है कौन से स्टेट पे? E2. E2। E2 sir. और E2 से फिर ये कहां पे आएगा? E1। बट E2 पे अगर इसको वापस आना है तो इसको एनर्जी कितना रिलीज करना पड़ेगा? कितना रिलीज करना पड़ेगा? H3 minus E2. बराबर है, बराबर हाँ है। सर। हाँ सर। 3 माइनस E2 अगर ये रिलीज करता है तो इट इज इक्वल टू हीट। तो पहले इसको क्या करना पड़ता है, हीट को रिलीज करना पड़ता है, और उसके बाद में ये आएगा E2 पे, और E2 से जब आप ये E1 पे आएगा तब ये लाइट को इमिट करेगा, ठीक है। अब यहां तक समझ में आया क्या? हाँ। हाँ सर। तो यहाँ पे दिया है आपको हीट लॉस, और यहाँ पे दिया है आपको फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस मतलब आप लोअर वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब करके हायर वेवलेंथ वाले लाइट को इमिट करते हो, मतलब लाइट को इमिट कर रहे हो, तब ये वर्ड आता है फ्लोरोसेंस। जब आप हीट को रिलीज कर रहे हो तो वो भी एक आपका एनर्जी ही है, ठीक है ना। तो आपको ब्लू लाइट जब आप एब्जॉर्ब करते हो तो फोटोसिंथेसिस उतना ही होता है, बट यहाँ पे हीट आपका रिलीज हो रहा है, बराबर। और हीट अगर आपका रिलीज हो गया तो प्लांट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएंगे। कम की बढ़ेगा? इंक्लूड होगा। बढ़ेगा ना रे, क्लोरोफिल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो एनर्जी रिलीज कर रहा है प्लांट में, किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। तो प्लांट में हीट बढ़ रही है ना, प्लांट में हीट बढ़ रही है मतलब प्लांट का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और सेल के अंदर का अगर टेम्परेचर बढ़ा तो उसका अफेक्ट आता है डायरेक्ट प्रोटीन्स के ऊपर। प्रोटीन्स मतलब कौन से प्रोटीन्स? जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, जैसे आपके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो उसके ऊपर अफेक्ट आएगा, वो डीनेचर हो गया। अगर वो डीनेचर हो गया तो फोटोसिंथेसिस आपका कम हो जाएगा, बराबर है क्या? हाँ सर। तो इसलिए प्लांट में किसको प्रिफर किया जाता है, कौन से लाइट को प्रिफर किया जाता है? रेड लाइट। रेड लाइट। Red light. चलो ये समझ में आ गया, हाँ सर। पक्का? हाँ सर। ठीक है यहाँ तक अभी? चलो ये हो गया अपना पहला फेज, कौन सा रे? लाइट डिपेंडेंट फेज, जिसमें दो स्टेप्स पढ़ी। एक पढ़ा अपन ने लाइट एब्जॉर्प्शन, और दूसरा पढ़ा अपन ने सिग्नल, सॉरी, एनर्जी ट्रांसडक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट
अब नेक्स्ट हम बात करते लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? फोटोसिंथेसिस होता है आपके पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सेस में, जो बने होते हैं किससे? आपके प्रोटीन्स एंड क्लोरोफिल से। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसको बोला जाता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और ये आपके दो टाइप के होते हैं, एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 और दूसरा होता है आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2। इसके साथ होता है फोटो सिस्टम 1 और इसके साथ में होता है फोटो सिस्टम 2। ठीक है, अब देखो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मीन्स ये आपका मेम्ब्रेन, किसका मेम्ब्रेन? इसके मेम्ब्रेन पे होता है फोटोसिंथेसिस या लाइट रिएक्शन, थाइलाकॉइड, है ना। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है इसके ऊपर आपका प्रोटीन है। तो ये जो प्रोटीन है इसका कोई ना कोई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। तो इसको अगर आप देखोगे तो इसमें आपके 3 अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, उसके बाद ये दूसरा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और उसके बाद में ये तीसरा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये हो गया आपका प्रोटीन, ठीक है, जिसमें 3 अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इसके साथ आपके नंबर ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट जो है ये इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में नियर अबाउट 15 to 20 मॉलिक्यूल जो है क्लोरोफिल ए एंड बी के होते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए एंड बी यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद आपको यहाँ पे बीटा कैरोटीन भी दिखेगा, जो एंटेना का काम करता है। एंटेना मतलब जो सबसे पहले सिग्नल मतलब लाइट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, उसको अपन बोलते हैं एंटेना पिगमेंट। देखो यहाँ पे ये इस तरीके का कॉम्प्लेक्स है जिसको अपन बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपका एक प्रोटीन है जिसमें 3 अल्फा हेलिकल अल्फा हलाइसेस है। उसके साथ में अब आपकी इंटरेक्ट कर रहे हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन। ठीक है, अब ये जो आपका लाइट है, ये लाइट सबसे पहले एब्जॉर्ब करता है आपका कौन? एंटेना पिगमेंट्स। ठीक है, तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होता है, लाइट जो है या लाइट एनर्जी जो है ये ट्रांसफर किया जाता है सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ मतलब क्या? तो ये जैसे ये आप लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कंसीडर कर लो, इसमें आपके पास ये बहुत सारे लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है। ठीक है, और सेंटर में आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, जहां पे रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो जहां पे रिएक्शन स्टार्ट होती है उसको अपन बोलते हैं फोटोसिंथेटिक सेंटर। और अभी आपको क्या करना है, जो भी इलेक्ट्रॉन है या एनर्जी है वो एनर्जी को हमें ट्रांसफर करना है। तो एनर्जी को हम क्या करते हैं, सबसे पहले एनर्जी ये मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब की, फिर ये इसको ट्रांसफर करेगा, ये इसको ट्रांसफर करेगा, ये इसको ट्रांसफर करेगा।
हो सकता है ये इसको करे और बाद में इसके पास में। तो आपका जो एनर्जी है ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम दी लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट टूवर्ड्स दी सेंटर। तो जो रिएक्शन सेंटर रहेगा जहां पे आपके पड़े होते हैं कौन, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, और इनके पास में अगर आपका इलेक्ट्रॉन अगर पहुंच गया, सॉरी एनर्जी अगर पहुंच गई, तो ये एनर्जी को फिर आपके नेक्स्ट कंपोनेंट को ट्रांसफर करेंगे, जो अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या होता है, ये समझ में आएगा। नहीं समझ में आया? Yes. नहीं समझ में आया ना? एक बार बताओ सर। देखो ये आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 है, या आप 1 भी कंसिडर कर सकते हो। होता क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होता है कि अपन बोलते हैं कि ये एक्साइट हो गया। एक्साइट होने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कोई तो भी एक कंपोनेंट को। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा नेक्स्ट मॉलिक्यूल को। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है, ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, आगे उसको पास करेगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तब होता है जब जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो रेडी हो जाए। इलेक्ट्रॉन डोनर रेडी कब होगा, जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी को इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करने वाला है उसके पास में भेजता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है, तो अपन बोलते हैं कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है वो आपके रिएक्शन सेंटर में होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किसको, आपके ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, जिसको बोला था प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो फर्स्ट वाला है। ठीक है, अब ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है वो हमें देखना है, ये कैसा दिखता है।